हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट करवाया था। लगभग वो 4 घंटे की वीडियो थी। आई होप आप सबने वो देख ली होगी। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पे चैनल पे आए हैं तो उनके लिए है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट को मैंने पूरे अच्छे तरीके से करवा दिया था 4 आवर्स में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और उसके बाद इसके 100 MCQ सॉल्व कीजिए। 100 MCQs करवाने का मेन पर्पज़ यही है कि जो पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट है वो सब्जेक्टिव वाइज तो रिवाइज़ हो ही जाए आपका, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वाइज भी रिवाइज़ हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आने तो MCQs ही है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने मार्केटिंग मैनेजमेंट की वीडियो देख ली है तो वो तो अभी 100 MCQs कर ही लो, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को। इस पे जाने से पहले एक बात और मैं आपको कहूँगी, जो स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हमें पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, देन आप वीडियो को अनपॉज करके आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, मैच करना है, कर देते हैं जी मैच। सबसे पहला क्या है, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, जब हम ढूंढ रहे होते हैं, है ना, कौन कौन ऐसे पर्सन है, कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना, प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई करना, उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना जो एक्चुअली में कैपेबल हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने के, अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, विलिंग हैं, कैपेबल है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग में उन कस्टमर्स को ढूंढा जाता है। तो ए के साथ सेकंड मैच हो जाएगा। उसके बाद आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में क्या होगा, जाने से पहले की अप्रोच। तो जाएगा जब सेल्स पर्सन कस्टमर के पास, उससे पहले उस कस्टमर की अच्छे से कुंडली तो निकालेगा ना, उसके हैबिट्स क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। तो बी के साथ मैच हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद उसके पास फाइनली चला गया, यानी कि उसके सामने वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, कस्टमर्स का इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करेगा, उनके एक डिज़ायर जगाने की कोशिश करेगा अंदर से, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और उसके बाद आता है पोस्ट सेल सर्विस, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस। इसमें वो ये देखेगा कि कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाई तो नहीं है। अगर डिससेटिस्फाई है तो उनकी डिसोनेंस को, उनकी डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करना है, कम करना है, जिससे गुडविल बनती है। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड मैच हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केटिंग रिसर्च है, उसमें क्या नहीं आता। अभी मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन भी ढूंढेंगे, हर एक एस्पेक्ट के बारे में ढूंढेंगे। एट प्रेजेंट आप मार्केट में रिसर्च करने निकले हो तो आपको करंट सिचुएशन का पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, है ना। फ्यूचर में भी जब फ्यूचर में रिसर्च करोगे तो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंटिन्यूस नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन के बारे में रिसर्च से हमें, या पास्ट में क्या कुछ हुआ है वो पता लग जाता है, कंटिन्यूसली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी ऐसी अप्रोच है जो शॉर्ट साइटेड अप्रोच होती है, जिसमें कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचती है, कस्टमर्स की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, उस पर वो फोकस नहीं करती है। तो वो कौन सा अप्रोच होता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ मार्केटिंग मायोपिया। उसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोल रहा है, इनमें से, इन चारों में से जो है वो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पुराने टाइप का, दैट इज़ ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या कुछ किया जाता था, इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है, ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं कि इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है ना। और साथ ही साथ इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट कैसे कम करनी है, ऑर्डर करने की कॉस्ट कैसे करनी है कम, ट्रांसपोर्टेशन कैसे सस्ता टिकाऊ हमें ढूंढना है ना, ट्रांसपोर्टेशन मोड। तो कहीं ना कहीं फर्म ये ट्राई करती है कि कॉस्ट को कम करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो ये दोनों ऑप्शंस हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। जो बाकी के सी एंड डी ऑप्शन है इसमें तो क्या है कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो नहीं होता है ना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेस पे, तो फोकस नहीं किया जाता है मेन। और साथ ही साथ जो है वो सप्लायर बेस कैसे घटाना है या बढ़ाना है या कम करना है, ये सब चीज़ें तो बेसिकली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड की जाएगी, लॉजिस्टिक में तो नहीं आएंगी ना। तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, पहले वाले दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। मार्केटिंग। मार्केटिंग होता क्या है भाई, मार्केटिंग बेसिकली एक फ़िलॉसफी है जिसके अंदर अल्टीमेटली जो है सारी एक्टिविटीज़ इस पर्पस के साथ की जाती है कि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा डी, है ना। ये बाकी सारे पॉइंट्स को भी जस्टिफाई कर रहा है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे।
आगे हम चलते हैं सी पे, दैट इज़ माइकल पॉटर है, उन्होंने 5 फोर्सेस दिए थे। जो मैंने आपको ना अभी कंप्लीट मार्केटिंग की वीडियो करवाई थी, उसके अंदर माइकल पॉटर 5 फोर्सेस रह गया था, उसको मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को आता है वो एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा बता देती हूँ। इसके अंदर माइकल पॉटर है, उन्होंने क्या किया था, 5 फोर्सेस दिए थे, है ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी मार्केट अट्रैक्टिव है कौन सी नहीं है। तो ये बताना है कि इन पांचों में से क्या सही है क्या नहीं सही है। एक सेगमेंट जो होता है वो अनअट्रैक्टिव कब होगा, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, अगर है ना नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे तो हम कहाँ से बीट कर लेंगे उनको, तो बेसिकली वो अनअट्रैक्टिव बन जाएगा। अगर कोई ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, बायर्स ही नहीं आए, बायर की बार्गेनिंग पावर इतने तगड़े लेवल की है कि उनको तो कम प्राइसेस में प्रोडक्ट चाहिए, तो अपना प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, अपना प्रॉफिट नहीं बचेगा, तो कहीं ना कहीं वो सेगमेंट क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होती जाएगी, डिक्लाइनिंग रहेगी, स्टेबल रहेगा, तो ये भी ठीक है। तो ऐसा सेगमेंट भी अनअट्रैक्टिव हो गया। पहले नंबर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो भी अनअट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डी पे, ठीक है, डी पे चलते हैं। एक सेगमेंट अनअट्रैक्टिव कब होगा, जिसमें सप्लायर्स की भी बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़े लेवल की है। सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग ईजिली प्राइसेस बढ़ा पा रहे हैं और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे उसमें, तो फिर वो सेगमेंट भी अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। और ऐसा सेगमेंट जहाँ पर इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो रहे हैं, तो वो भी अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्पिटिटर ने मिलता जुलता लाया तो अपने कस्टमर स्विच कर गए, है ना, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो ये चारों ही केसेस में जो है वो सेगमेंट अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली 4th वन हो जाएगा, दैट इज़ ए, बी, डी एंड ई। सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, सी में क्या बोल रहा है, एक सेगमेंट जो है वो अनअट्रैक्टिव होगा क्योंकि उसमें हाई एंट्री बैरियर्स हैं। ये तो अच्छी बात है ना भाई, अनअट्रैक्टिव नहीं होगा बल्कि बढ़िया उल्टा अट्रैक्टिव होगा। ये तो बेसिकली अनअट्रैक्टिव कब होता, जब यहाँ पे उल्टा लिखा होता है, यानी कि कोई भी एंटर कर रहा है ना, बैरियर्स ही नहीं है, कुछ भी एंटर कोई भी अपनी मर्जी से कर पा रहा है, तो फिर इन दैट केस वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। बट अभी क्या लिखा है, अनअट्रैक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एंट्री बैरियर्स होंगे बहुत ज़्यादा तो कोई भी एंटर इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, तो अच्छा रहेगा वो चीज़। तो सी नहीं आएगा, बाकी चारों आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली कोई भी जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को जब इवैल्यूएट किया जाता है, वो क्या है, वो लो ग्रोथ मार्केट में, जिसकी ग्रोथ भी जो है वो धीरे धीरे हो रही है और साथ में उनका जो मार्केट शेयर है वो भी कम है, यानी कि जो एक बेसिकली मार्केट के अंदर जो पोजीशन रहती है वो भी नहीं है, है ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम एनालाइज करने बैठे हैं, जिसने अपनी पोजीशन भी खो दी और साथ में ग्रोथ भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें कम है, तो वो किस में आते हैं, डॉग में आते हैं। मैंने आपको करवाया था BCG मैट्रिक्स, है ना, उसका क्वेश्चन है ये। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8th पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग प्रॉब्लम कौन सी होती है। अभी आप देखो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली कितना कुछ डिसाइड करना रहता है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसी रहेगी, क्वालिटी कैसी रहेगी, प्रमोशनल टूल, एक एक टूल्स का प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट देखना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्राइसेस सेट करने में धुएं निकल जाते हैं, यानी कि प्राइसेस सेट करने में अब बेसिकली कि क्या प्राइसेस रखें जो सारे कस्टमर के अकॉर्डिंग हो, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करें, तो तीनों ही चीज़ें जो है वो तीनों ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड रहती हैं, जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को सेलेक्ट करना। बट कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली प्लेस के अंदर जो है वो कम मत्था मारना पड़ता है मार्केटर को, कम दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें मेनली यही डिसाइड करना होता है ट्रांसपोर्टेशन मोड वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो उसमें मत्था नहीं मारना पड़ता, बट कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रहता है, प्रॉब्लम थोड़ा सा कम इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसेस कौन कौन सी होंगी, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिकली एक मैनेजर्स को हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज अच्छी जो है, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होंगी। अगर वो पूरी की पूरी वाइड मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके पास अच्छी कॉम्पिटेंसी है। कस्टमर बेनिफिट्स में वो अच्छा खासा ऐड कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। इतना डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर पा रहे, इमिटेट नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए कॉपी करना, तो भी अच्छी बात है। तो ये तीनों ही चीज़ें उनके प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे, उनकी अच्छी खासी कॉम्पिटेंसीज हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा 3rd। और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो नॉन कॉम्पिटिटिव है ना, मतलब जिसके अंदर इतना दम ही नहीं है बेसिकली कि वो मतलब कंपटीशन में आ सके, जिसके लिए लोग कॉम्पीट करें, तो दम ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो फिर वो तो कॉम्पिटेंसी नहीं हुई, है ना। तो सी नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे। डन। चलिए आगे चलते हैं।
क्या बोल रहा है कि मिथ है रूरल मार्केट्स के रिगार्डिंग, क्या ऐसी चीज़ है जो मिथ है, मतलब चीज़ों जो ऐसी चीज़ जो लोग बिलीव करते हैं बट एक्चुअल में सही नहीं है। ऑल विलेजेस जो हैं पॉपुलेटेड नहीं होते इक्वली, सही है जी, हाँ भी किसी में कम पॉपुलेशन है, किसी में ज़्यादा, कोई मेल है फीमेल है, हर टाइप की ऑडियंस मिलती है, हर टाइप के कस्टमर्स या पीपल मिलते हैं। रूरल बायर्स हेट्रोजीनियस होते हैं, ये भी ठीक है जी। उसके बाद जो है रूरल बायर्स है वो इतने आजकल के टाइम पे पढ़े लिखे हो गए हैं कि उन्हें अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाता है कि कौन सा क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, तो वो डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं। तो तीनों ही चीज़ें तो अच्छी हैं, ठीक है ना, सही हैं। बट सिर्फ और सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट ही बिकते हैं रूरल मार्केट्स में, ये तो मिथ हो गया ना जी। क्योंकि फोर्थ जो ऑप्शन है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रूरल मार्केट में जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लो प्राइस प्रोडक्ट बिके, महंगे प्रोडक्ट भी बिकते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, शॉपकीपर है, उसने मान लो ना, जैसे आपने देखा होगा कि कई शॉपकीपर्स होते हैं वो ना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देंगे, गुड्स को डिस्प्ले कर देंगे, उसके ऊपर एक चिट लगा देते हैं और उसके ऊपर खुद मार्कर से प्राइसेस लिख देते हैं, है ना। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को कि आओ आओ और हमारे गुड्स को जो है वो खरीद कर जाओ, है ना, टू मेक एन ऑफर टू बाय द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को कि आओ और प्रोडक्ट खरीद के लेकर जाओ। ऑफर तो नहीं दे रहे ना, कोई डिस्काउंट तो नहीं दे रहे ना। नॉर्मली वो प्राइसेस जो अभी चिट पे लगाए जाते हैं, हमें क्या पता वो कम है, ज़्यादा है, ऑफर पे है, नहीं है। तो बेसिकली जब भी एक शॉपकीपर डिस्प्ले करता है गुड्स को और उसके ऊपर प्राइसेस को मार्क कर देता है तो वो ऑफ़र नहीं होता है, वो कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन होता है पब्लिक को, ताकि उन्हें कैसे ना नज़र में आ जाए, आते जाते उन्हें नज़र में आ जाए, तो वो एक इन्वाइट करता है पब्लिक को। तो ये सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर में चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, कैटलॉग्स हैं, प्राइस कोटेशंस आ रहे हैं किसी भी आर्टिकल को बेचने के लिए, तो उसके अंदर ऑफ़र होगा ही होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूज़पेपर में आप कई बार कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो प्रोडक्ट की, तो ज़रूरी तो नहीं है उसमें कोई डिस्काउंट चल ही रहा हो, ज़रूरी तो नहीं है कोई ऑफ़र चल ही रहा हो, वैलिड ऑफ़र। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग करना जी, कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, ऐसी इकॉनमी जहाँ पर स्मॉल सप्लायर्स हैं लोकल बेसिस पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मैंने आपको ना एक फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स करके बताया था मार्केटिंग मैनेजमेंट की वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो सप्लायर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं, बट लूजली लिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड नहीं होते, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और सेगमेंटेशंस करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोकल बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट जो मैच हो जाएगा वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में जो है वो लूजली लिंक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं कनेक्टेड होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से स्मॉल सप्लायर्स है लोकल बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन के साथ हो जाएगा। बी पे चलते हैं। बी क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, नेशनल लेवल पे बेचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए भर के मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मास मार्केटिंग हो जाएगा इसका। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहा है कि सेगमेंटेशंस कर दिए हैं, है ना, जो मार्केट को डिफ्रेंशिएट करती है, डिवाइड कर दिया कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, चाहे वो डेमोग्राफिक है, चाहे वो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, तो ये सेगमेंटेशन हो जाता है। सी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्या बोल रहा है ना, फोर्थ ये बोल रहा है कि बेसिकली जब भी कोई मार्केट को डिवाइड किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में, इस तरीके से स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा जिसको एक मार्केटर अप्रोच कर सके, मैनेज कर सके, जिसके साथ वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर सेगमेंटेशन। हाइपर सेगमेंटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक तरीके से इतनी ज़्यादा सेगमेंटेशन कर देना, इतने ज़्यादा स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना जिसको मार्केटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, उनको अप्रोच कर सके, इजीली मैनेज कर सके, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा कनेक्ट करेगा, सेकंड कनेक्ट करेगा। अकॉर्डिंगली सही आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। चलिए SEM की फुल फॉर्म बतानी है, सर्च इंजन मार्केट होता है। सर्च इंजन मार्केट बेसिकली यूज़ किया जाता है, एक तरीके की ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू जो आपकी वेबसाइट है ना वो नज़र में आने लग जाती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है ना, लाइक लोग जो है वो सर्च करें तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऊपर आए, तो सर्च इंजन मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। आगे चलते, डेटा माइनिंग टेक्निक्स दे रखा है। डेटा माइनिंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये चीज़ बताना है। डेटा माइनिंग का पहले तो आपको मीनिंग बता देती हूँ। डेटा माइनिंग मतलब आपके पास
ना भर भर के भारी मात्रा में आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको जो है आपको एक यूज़फुल, छोटी सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। आप बैठोगे आराम से तसल्ली से सारी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एक छोटी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दोगे, ताकि आप जो फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सको या डिसीजंस ले सको। डन। तो ये होता है डेटा माइनिंग। अभी डेटा माइनिंग की टेक्निक में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको एनालाइज किया जाएगा, जिसके बेसिस पे फ्यूचर ट्रेंड्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कस्टमर के बारे में उनको एनालाइज करेंगे, क्रेडिट रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको एनालाइज करेंगे। तो सब चीज़ों को एनालाइज ही तो कर रहे हैं बैठ के, है ना। कोई डेटा को इंटरचेंज तो नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे के साथ चेंज तो नहीं कर रहे हैं ना, डेटा को एक्सचेंज तो नहीं कर रहे, तो बी नहीं होगा, बाकी तीनों सही ऑप्शन हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिफ्थ पे। CRM का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। किसमें? करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें हम देख लेते हैं। वेट, सबसे पहले आप क्या करोगे, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करोगे, है ना। कस्टमर के डेटा को कलेक्ट कर लिया, देन बैठ के उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद क्या करोगे, आप उसके बेसिस पे ये डिसाइड करोगे कि हमने कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है ना, हमारे लिए कौन से कस्टमर्स बढ़िया हैं, तो उनको आप टारगेट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे टारगेट कस्टमर्स। देन उनके लिए प्रॉपर एक पूरा का पूरा CRM प्रोग्राम को डेवलप करोगे, देन उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं 16th पे। क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या कुछ चीज़ें आती है। मैंने आपको बताया था मार्केटिंग के वीडियो में कि इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग होती है, जिसमें मतलब सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रमोशनल टूल्स होते हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, प्राइसेस सेट करने हैं, कम्युनिकेशन टूल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों को आपस में डिसाइड करके उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। कस्टमर तो बाहर के हो गए, कस्टमर तो नहीं आएंगे ना, तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कस्टमर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बाकी चारों चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट हायरार्की में लाइफ इंश्योरेंस बताओ कि क्या है। जैसे बेसिकली ना एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस भी वो दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है, फायर इंश्योरेंस भी दे रही है। तो ये क्या हो गया, उसकी प्रोडक्ट लाइन्स ही तो होगी ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज होगी। इंश्योरेंस क्या हो गया, मेन कंपनी होगी जिसके अंदर वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो इंश्योरेंस दे रही है, प्रोडक्ट लाइन्स है। तो लाइफ एक इंश्योरेंस, अगर अकेला इंश्योरेंस होता दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। अभी इन्होंने क्या पूछा, लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या हो गया, एक प्रोडक्ट लाइन हो गई है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन हो गई, जिसके अंदर फर्दर बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ ठीक है, ये चीज़ बताना है, ट्रू है वो चीज़ बतानी है। मतलब इसमें 3 चीज़ें गलत हैं, एक चीज़ सही है, तो हमें सही वाली चीज़ पकड़नी है। देखते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कस्टमर रैशनल होते हैं, एक जैसा सही सोचते हैं, नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं, यानी कि वो अपने इमोशंस के हिसाब से, उनके इमोशंस चेंज होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, एक जैसा नहीं सोचते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सोचते हैं, तो वो इरैशनल होते हैं। ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्या बोल रहे हैं कि जो बेसिकली मान लो एक फॉर एग्जांपल मार्केटर है ना, मार्केटर ने टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, मैसेज दिया, तो वो ये सोच रहा है कि कस्टमर्स जो हैं उस मैसेज को उसी वे में लेंगे जैसा मार्केटर देना चाहता है, उसी वे में मोटिवेट करेंगे जैसा वो करना चाहता है ना। मतलब जैसा वो चाहता है बेसिकली मार्केटर, कस्टमर वैसा ही बिहेव करेंगे। ऐसे थोड़े ना होता है, आप टीवी पे ऐड देखते हो, कोई कस्टमर उसको पॉजिटिव वे में लेगा, कोई नेगेटिव वे में लेगा। अब मार्केटर जिस वे में चाहता है हर एक कस्टमर उसी वे में थोड़े ना लेता है, तो ये भी चीज़ गलत होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, दैट इज़ कस्टमर्स जो हैं वो अपना बिहेवियर, अपने सोच, अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं, वो अपने बिहेवियर को शो कर सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उनका बिहेवियर, वो एक्सप्लेन नहीं करते खुद आकर के भी, हाँ भी ये हमारा बिहेवियर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत होगी। सही वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी, सेकेंड होगी, यानी कि बेसिकली जो कस्टमर है वो सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होगी, उनके क्या थॉट्स होंगे, वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो किससे अफेक्ट होंगे, ऑब्वियसली उनके कल्चर और सोसाइटी से अफेक्ट होंगे, ठीक है।
चलिए आगे हम चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इसमें बहुत सारी यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशंस दी हुई हैं एनालाइज करने की, चीज़ों को एनालाइज करने की यहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई है। अभी कस्टमर के बाइंग पैटर्न को एनालाइज करना है, उसके बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करना है। तो उसके लिए इन पाँचों में से कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ डेटा माइनिंग की टेक्निक ऐसी है जो एक कंपनी यूज़ कर सकती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, डेटा माइनिंग में क्या होगा कि वो कस्टमर के बारे में, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेगी, देन उसके बेसिस पे वो उसको जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में उसको बैठ के एनालाइज करेगी, है ना। देन वो ये जान पाएगी कि कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या, उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेगी, वो जान पाएगी, चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएगी। तो उसके लिए डेटा माइनिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। सी इसका सही आंसर, सी ओनली मतलब कहने का फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि क्या चीज़ सही नहीं है रूरल मार्केटर्स के बारे में। क्या चीज़ सही नहीं है, नहीं सही वो वाली बतानी है। प्रिंट मीडिया है वो ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्टफुल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिंट मीडिया बहुत इफेक्टफुल होता है, इम्पैक्टफुल होता है। रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में न्यूज़पेपर बहुत जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, है ना, इज़ नॉट ट्रू। तो पहली निकल गई, तो पहला वाला ही सही आंसर हो जाएगा इसका। बाकी जो तीनों हैं वो ठीक स्टेटमेंट होंगी, है ना। रूरल कस्टमर है, थोड़े प्राइस सेंसिटिव भी रहते हैं। और बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि रूरल गाँव में जो है बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। एडवर्टाइजमेंट जैसे आप शहर में बना रहे हो वैसे ही बनाओ, रूरल में हल्का फुल्का चेंज कर दो, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े सिंपल और इजी टू यूज़ होने चाहिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहले वाली गलत हो गई। आगे चलते हैं। 4 पीस किसने दिए थे? मैकार्थी ने दिए थे, सी सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पी कौन सा होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर? जैसे मैंने आपको बताया था, इसको उल्टे पुल्टे मत कर देना। तो प्रोडक्ट जो रहता है वो सबसे पहली चीज़ होती है जो डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सबसे पहला, देन दूसरे नंबर पे आता है प्राइस, देन उसके बाद उसका प्रमोशन, देन प्लेस। तो ये इस सीरीज़ में चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि यंग पर्सन है, दैट इज़ दिव्या, है ना। उसको जो है वो एक डिसीजन लेना है, उसको एक प्रोडक्ट खरीदना है, बेसिकली कंज्यूमर डिसीजन लेना है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स को किस किस बेसिकली सीक्वेंस में फॉलो करेगी, वो चीज़ बतानी है। बता देते हैं जी। सबसे पहले तो उसने ये देखा कि हाँ भी मुझे नीड अराइज हुई। नीड कैसे अराइज हुई? अपने जो उसके कॉलीग्स हैं उनको उसने देखा कि मेरे सारे कॉलीग्स के पास खुद का व्हीकल है, तो मुझे भी खुद का व्हीकल लेना है ना। तो सबसे पहले तो वहाँ से उसकी एक इच्छा और एक जो नीड है, एक डिज़ायर जो है वो अराइज होगी। तो सबसे पहले इसमें सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो ये देखेगी चलो ठीक है अभी मेरे को खुद का व्हीकल लेना, तो वहाँ पर व्हीकल लेने से पहले मैं कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको सबसे ज़्यादा कंसीडर करूँगी। कुछ पैसों को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, बजट को, है ना, सस्ता होना चाहिए। कुछ क्वालिटी को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, कुछ स्टाइल और देखने में अच्छा होना चाहिए। तो मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो दिव्या की ये प्रेफरेंस थी कि वो फ्यूल को भी, फ्यूल कितना एफिशिएंटली रहेगा, तो उस चीज़ को वो यहाँ पर फैक्टर लेकर के चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद उसने मेन फैक्टर भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद उसने बहुत सारे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किया, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की कि क्या कुछ मेरे पास मॉडल्स हो सकते हैं। बहुत सारे मीडिया के थ्रू हर एक जगह से उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। देन उसके बाद उससे वेट नहीं हुआ कि भाई वो सीधा शोरूम में चलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ही ली है। उसके बाद डायरेक्ट वो शोरूम पे गई। शोरूम पे जाके उसने बहुत सारे कलर्स वगैरह जो भी उसको पसंद थे वो उसने देखे, वो सब थोड़े बहुत देखी चीज़ें। एंड फाइनली जो है वो उसने डार्क कलर की जो ग्रे कलर की डार्क एक कार जो है वो स्पेसिफिक ब्रांड की खरीद ली, है ना। तो बी इसमें लास्ट ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पे वो खरीद लेगी। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स चाहिए, लिमिटेड से आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो इसके लिए एक मार्केटर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे जो मार्केट है ना उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है और डिवाइड कर रहा है। बहुत सारे यहाँ पर रीऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सारे पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है ताकि सबके वो रिस्पॉन्सेज अलग से जान सके, सबके फीचर्स जान सके अलग से। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरा का जो भी मैंने आपको अभी बोला, ये पूरा प्रोसेस किसको बोलते हैं? सेगमेंटेशन को बोलते हैं, जहाँ पे पूरी मार्केट को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि सबके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, वो पता लग सके और इससे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाता है लिमिटेड से रिसोर्सेज के साथ। सेगमेंटेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला क्या है? दैट इज़ कैश काउज। कैश काउ जैसे मैंने आपको बताया था एक बीसीजी टर्म होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा घेरती है काउ, तो मार्केट शेयर ज़्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे ठुमक के चलेगी तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद फोर्थ है दैट इज़ क्राउन ज्वेल्स। क्राउन ज्वेल्स में क्या होता है ना,
बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी की कोई भी ऐसे फिजिकल एसेट्स, कंपनी की कोई भी ऐसी फिजिकल एसेट्स जो बहुत ज़्यादा महंगी है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, तो उसको बेसिकली बोला जाता है। या फिर कोई भी कंपनी का ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट्स। उसके बाद आता है सी, दैट इज़ फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स का मतलब क्या होता है ना बेसिकली कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो है वो इशू किया गया है इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब एक अच्छी रेटिंग पे, एक क्वालिटी रेटिंग पे बॉन्ड को इशू कर दिया, बट ड्यू टू सम रीज़न, फॉर एग्जांपल एक जो इशूअर था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई है ना, तो कुछ भी रीज़न की वजह से एकदम से उसकी जो रेटिंग है ना वो ड्रॉप हो गई। पहले जब इशू किया था तो वो अच्छी क्वालिटी पे इशू किया था, इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे इशू किया था, अच्छी क्वालिटी की रेटिंग पे इशू किया था, बट एकदम से उसकी जो रेटिंग है वो क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, फॉल हो गई, है ना। तो इससे बेसिकली सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। उसके बाद वाइट स्क्वायर है। वाइट स्क्वायर बेसिकली एक टर्म होती है जिसका मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है ना, तो आपको ना ऐसे ना लग रहा है कि हाँ भी वो बंदा फेल होने वाला है, और फेल होने वाला है तो उस वजह से वो क्या कर रहा है, अपनी जो कंपनी है वो किसी और को बेच रहा है, ठीक है, अपनी कंपनी किसी और को दे रहा है। तो आपको लग रहा है कि हाँ भी वो सस्ते में दे रहा है तो उसको लॉस हो जाएगा, भाई मेरा फ्रेंड है, आपको ऐसे ना अंदर से हो जाता है, तो आपको उसको बचाना है ना। तो वो उसके आप अनवांटेड टेक ओवर को रोकने के लिए आप क्या करते हो, उस कंपनी में खुद ही इन्वेस्ट कर देते हो। या तो आप उस कंपनी का अच्छा खासा जो है उसमें आप मार्केट शेयर ले लोगे, ठीक है, इसमें आप मार्केट शेयर कर देना, यहाँ पर पार्शियल स्टेक आएगा, ठीक है, दैट इज़ या तो आप अच्छा खासा मार्केट शेयर उसमें ले लोगे, या फिर आप हो सकता है पूरी की पूरी कंपनी ही एक्वायर कर लो, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जब तो होता है वाइट स्क्वायर, उसमें तो क्या होगा कि आपको जो है वो किसी थर्ड पार्टी हो आप, है ना, कंपनी में, और आप उसके अनवांटेड टेक ओवर को रोकना चाहते हो, उसको हेल्प करना चाहते हो, तो उस वजह से आपने क्या किया, उस कंपनी में पार्शियल स्टेक ले लिया, मतलब उस कंपनी का शेयर आपने इतना अच्छा खासा ले लिया जिसकी वजह से वो मतलब डूबने से बच जाए और किसी और पर्सन को भी ना दे, है ना, दोनों काम ही हो जाएंगे, तो वो वाइट स्क्वायर हो गए। इसमें एक और टर्म आती है, दैट इज़ वाइट नाइट। कौन सी टर्म, वाइट नाइट टर्म आती है, KNIGHT, ठीक है, नाइट की यहाँ पर स्पेलिंग क्या बनेगी, KNIGHT, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जो है वो कंपनी के ऊपर ही टेक ओवर कर लिया, यानी कि आपने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, है ना, अपने दोस्त को डूबने से बचाने के लिए अच्छे खासे रेट में आपने पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली। तो यहाँ पर दो टर्म्स हो गई हैं। अगर आपको ऑप्शन में ऑब्वियसली कंपनी दे रखा है तो वाइट स्क्वायर भी आप इसी से ही मैच करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों टर्म्स में वो बता दिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सी ट्रू नहीं है मास मार्केटिंग में। मास मार्केटिंग में क्या होता है, बेसिकली FMCG में यूज़ की जाती है ना, जो रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं। मास मार्केटिंग कर रहे हैं, हैवी मार्केटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादातर टीवी वगैरह के थ्रू ही होगी, एडवर्टाइजिंग के ऊपर ये लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कस्टमाइजेशन का बहुत ज़्यादा कम स्कोप रहता है, यानी कि कस्टमर्स के एक एक कस्टमर अब किस किस के अकॉर्डिंग बना लेंगे, है ना, तो जो सही लगता है ओवरऑल वैसी एडवर्टाइजमेंट वैसी मार्केटिंग की जाती है, कस्टमाइजेशन हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं की जाती। तो ये तीनों ही चीज़ें सही है। कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है, एक तरफ तो बोल रहे हैं मास मार्केटिंग करना है, मान लो फॉर एग्जांपल टीवी वगैरह के थ्रू किया जा रहा है, तो कस्टमर्स को डायरेक्टली तो नहीं अप्रोच किया जाएगा, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी ऐसी एडवर्टाइजिंग है जिसके अंदर मेन एम ये रहता है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको लाइक भी करवाना है, पसंद भी करवाना है, उसको कन्विंस भी करना है, और फाइनली उसको ऐसा करना है कि प्रेशराइज करना है कि भाई तू परचेज कर ले, यानी कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसे परसुएड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि भाई तू प्रोडक्ट लाइक भी कर, उसे कन्विंस भी कर लिया, परसुएड भी कर लिया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसने खरीद भी लिया, तो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 5 फोर्सेस मॉडल है, जैसे मैंने आपको अभी बताए थे, माइकल पॉटर के अकॉर्डिंग 5 फोर्सेस मॉडल का क्वेश्चन आया था। तो वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखने के लिए, कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। अगर आप किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो आप ये चीज़ देखोगे कि वहाँ पर कंपटीशन कितना है ना, कंपटीशन का लेवल क्या है, प्लस अगर आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो या नहीं भी कर चुके हो, तो अगर आप करते हो तो आपकी वहाँ पर क्या पोजीशन हो सकती है, या ऑलरेडी आपकी क्या पोजीशन है, कितने बंदे आपके आगे हैं, कितने पीछे हैं, तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें कंपटीशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए 5 फोर्सेस मॉडल का यूज़ किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कौन सी सही है गलत है ये बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ मार्केटर मैनेजमेंट है या मार्केटर मैनेजर है,
वो ये कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी उनका जो कस्टमर है उन्हें लाइफ टाइम कितनी वैल्यू देगा, तभी तो वो समझ पाएंगे ना कि उन्हें प्रॉफिट कितना होगा, कि उनके जितने भी कस्टमर बेस हैं उसका एक्चुअली में लाइफ टाइम वैल्यूज़ कितनी वो देंगे, उसके बेसिस पे उन्हें प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस का पता लगेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग एक अकाउंटिंग टेक्निक है, बिल्कुल है, आपने पढ़ी होगी अकाउंटिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग आती है, जिसके अंदर ईच एक्टिविटी की कॉस्ट जानने की कोशिश की जाती है ना, कि हर एक एक्टिविटी पे पर्टिकुलरली कितना खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है। तो क्या वो जो टेक्निक है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक है, उसको यूज़ कर सकते हैं कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ईच कस्टमर को किस तरीके से सर्व किया जाएगा, किस तरीके से सर्व किया जाएगा, प्लस ईच कस्टमर पे कितना खर्चा आएगा, उसको सर्व करने में कितना खर्चा आएगा, इस चीज़ की कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है। जब कॉस्ट पता लगी तो कस्टमर के प्रॉफिट्स अपने आप पता लग जाएंगे। तो ये ठीक है स्टेटमेंट, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए यूज़फुल रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, वेब मार्केटर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉर्मली वेब मार्केटर्स क्या करते हैं, वेब मार्केटर्स ये कोशिश करेंगे कि उनकी जो साइट है, उनकी जो वेबसाइट है, उन पर नए नए कस्टमर्स आएँ, तो उसके लिए वो प्रमोशन करते रहते हैं ना। आपके पास भी आते रहते होंगे, मेल्स आते रहते होंगे, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया वेबसाइट के बारे में कि इस वेबसाइट पे जाओ, है ना, इस वेबसाइट पे ये फ़ायदे हैं जाने के। तो अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नॉर्मली जो वेब मार्केटर्स होते हैं डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आते हैं, डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स, जिससे जो कस्टमर्स हैं उनके अट्रैक्ट होंगे एंड उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये भी ठीक है। पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं जो वेब मार्केटर्स होते हैं। ऑनलाइन पब्लिसिटी कितनी की जाती है, डिस्काउंट स्कीम्स के बारे में कितना बताया जाता है ना। तो ये तीनों ठीक है स्टेटमेंट्स। पर्सनल डेटा आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा कस्टमर को, ऐसा तो कहीं नहीं बोला जाता भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी डिमांड इसमें से ऐसी होती है जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जितने भी मार्केट में डाले जाएंगे, है ना, पुट किए जाएंगे, जितने भी मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, वो सारे के सारे ही बिक भी रहे हैं, दैट मीन्स फुल है डिमांड। जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी सप्लाई है, उतनी डिमांड भी है, दैट मीन्स फुल डिमांड है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, डेटाबेस को मैनेज करना है। डेटाबेस को मैनेज करना है तो उसका एडवांटेज कौन सा नहीं है। नॉर्मली क्या होगा, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं तो पूरे डेटा को मैनेज कर रहे हैं, डेटा को शेयर भी किया जाएगा, डेटा की जो इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ उसको बढ़िया तरीके से हम लोग मैनेज भी कर पाएंगे। डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम है तो ऑब्वियसली डेटा को तो अच्छे से मैनेज करेंगे ना। तो सेंट्रलाइज्ड एक कंट्रोल भी रहता है, जो टॉप अथॉरिटी है उसका कंट्रोल भी रहता है, और डेटा भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो तीनों ही तो एडवांटेज प्लस पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो प्लस पॉइंट कैसे हुआ, है ना। तो इस पर आपको अगर नहीं भी पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप सीधा सीधा क्लियरली इसका आंसर पता लग रहा है कि ये तीनों चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वो तो उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, तो ये क्या हुआ, एडवांटेज नहीं हुआ, नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ डिफेंसिव टेक्निक्स दी हुई हैं, प्री एम्प्टिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं। मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ सबसे पहले, जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो प्री एम्प्टिव डिफेंसिव टेक्निक्स क्या होती है ना, मान लो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो आप पर अटैक करने वाला है, तो उससे पहले ही क्या करोगे, आप अटैक कर दोगे उसके ऊपर, ठीक है, ताकि वो अटैक ही ना कर पाए। या फिर अगर वो अटैक करता है तो ऑलरेडी आपने अटैक कर रखा है, तो आप थोड़ा सेफ साइड रहोगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्री एम्प्टिव डिफेंसिव टेक्निक। या फिर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर ने अटैक कर दिया है तो उसको बचने के लिए, उसका जो है वो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम करने के लिए आप भी काउंटर में अटैक कर रहे हो, है ना। तो वो होती है प्री एम्प्टिव डिफेंसिव टेक्निक हो जाती है। इसमें कई सारी डिफेंसिव टेक्निक आती है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मोबाइल डिफेंस। मोबाइल डिफेंस में क्या होता है ना कि हमें कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे हम लोग एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे यहाँ पर, यानी कि हम लोग नई नई टेरिटरीज में एंटर करते रहेंगे, अपने मार्केट को जो है वो ब्रॉड करते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आते रहेंगे, नई नई मार्केट में जाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि कॉम्पिटिटर है वो कितना ही अटैक कर लेगा, वो एक मार्केट में हमें अटैक कर लेगा, दूसरे में कर लेगा, बट हम तो घूम रहे हैं ना, हम तो जो है वो नई नई टेरिटरीज में जा रहे हैं। तो इससे जो है वो पहले ही आप अपने आप को सेफ साइड लेकर के चल रहे हो कि आपने बहुत सारे मार्केट्स में एंटर कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, मोबाइल डिफेंस हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस में क्या होता है कि पहले आप क्या करते हो कि ना
रीऑर्गेनाइज करते रहते हो टाइम टू टाइम ना, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हो कि हाँ भी जो लार्ज कंपनीज है, जो भी वीकर मार्केट्स उनको लगता है कि हाँ भी ये हमारी वीक मार्केट है, उसको हमने जो है वो साइड पे करते रहना, उसको गिव अप करते रहना है, और उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको दोबारा से रीअलोकेट करना है, स्ट्रॉन्गर वंस पे जो अच्छी मार्केट्स है उनके ऊपर रीअसाइन करना है। तो एक तरीके से एक बार लार्ज कंपनीज हैं वो अपने कुछ मार्केट्स को बंद कर रही है, तो एक तरीके से वो अपने कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अपने आप को नहीं कर रही है ना। तो बी का इसके साथ क्या हो जाएगा, थर्ड के साथ हो जाएगा पोजीशन डिफेंस। पोजीशन नाम से पता लग रहा है इसमें कंपनी पहले से ही ये कोशिश करती रहती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो अच्छे से कंज्यूमर के माइंड में ना फिट बैठ जाए, है ना। तो वो यहाँ पे एक कोई भी जो बेसिकली कंपनी होगी वो पहले से ही कोशिश करती रहती है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, अकॉर्डिंगली सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि बेसिकली जो सर्विसेज होती हैं उसके ऐसे कौन से डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो बताने हैं। कोई भी सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं, पेरिशेबल होती है कि नहीं होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि इन्हें हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के पास सर्विसेज है, प्रोडक्ट तो आप खरीद लेते हो ठीक है, बट सर्विसेज तो नहीं है। आप बेसिकली सर्विस तो आप कंज्यूम करते हो ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप उसकी सर्विस तो सेपरेट नहीं कर सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, इंटेंजिबल भी होती है। तो ये तीनों ही फीचर ठीक है, बाकी दोनों नहीं आएंगे। अकॉर्डिंगली सही क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जब भी एक बेसिकली एक फर्म है वो अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट है, मैनेज करना है उसको, तो वो वहाँ पर जो है वो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, दैट इज़ जब इन्वेंशन करना होता है या इनोवेशन करना होता है, वहीं पे वो लोग फेल हो गए हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे तो क्या ही जाएंगे, है ना। तो इस स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ के देखो तो वही कौन से कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर रही है, बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि PLC के साथ रिलेट कर रही है। PLC का मतलब यहाँ पर क्या, क्यों रिलेट कर रही है, क्योंकि आपने जब इन्वेंशन करना था, आपने जब इनोवेशन करना था, स्टार्टिंग स्टेज में आपने जब इंट्रोडक्शन करना था, वहीं पर आप फेल हो गए हो, तो आप ग्रो कैसे करोगे, है ना, आप मेच्योरिटी पे कैसे जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट स्टेजेस को डिनोट कर रहा है लाइफ साइकिल की, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC से कनेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बाद इसका रीजन दिया हुआ है, दैट इज असर्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है हम ये चीज़ देखते हैं। इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम लोग रीज़न देखते हैं कि सेलिंग क्या होती है, कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जाते हैं, है ना, कंज्यूमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं भाई। सेलिंग है, सेलिंग में प्रोडक्ट्स को बेचा भी जाता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया भी जाता है। इस रीज़न की वजह से हम ये लोग बोल सकते हैं, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए नहीं, बट ऑल्सो कंज्यूमर तक जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाने हैं, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो किस बेसिस पे बोली, इस रीज़न के बेसिस पे बोली, तो दोनों ही चीज़ें ठीक है ना। सेलिंग एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू गुड्स पहुंचाए जाते हैं, इस वजह से, इस रीज़न की वजह से सेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए नहीं, कस्टमर्स को गुड्स अवेलेबल करवाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे हम चलते हैं, एक मार्केट फॉलोअर है, नाम से पता लग गया इसका आंसर, अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है एक मार्केट फॉलोअर। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा। नॉर्मली अगर आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको काउंटर फेटिंग का मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है ना, कि अगर आपने किसी का आइडिया चुरा लिया, मान लो मार्केट में किसी बंदे ने कोई भी प्रोडक्ट लाया है, तो साथ साथ आप उसे कॉपी कर रहे हो, साथ साथ आप उस के जो आइडिया है उसको चुरा रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो, है ना। कोई भी पर्सन कुछ भी करता है, जो मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर कुछ भी कर रहा है, आप उसे साथ साथ क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो आप उसे एक तरीके से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो एक मार्केट फॉलोअर है, मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए काउंटर फेटिंग स्ट्रेटेजी का अडॉप्ट करेगा, ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं है, बाकी तीनों तब होते यहाँ पर अगर मार्केटर लिखा होता, अकेला क्या लिखा होता, मार्केटर। अब एक मार्केटर है, मान लो आप हो, है ना, तो आप एक मार्केटर हो, आपने अपनी कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा करना है, तो आप हो सकता है कुछ ऐसे स्पेशलाइज प्रोडक्ट लेकर के आओ, कुछ ऐसी पहले से ही चीज़ें प्रीएम्प्टिव यानी कि पहले से कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव जो है वो चीज़ें करके रखो जिससे आप सेफ साइड में रहो। कुछ अगर कॉम्पिटिटर कुछ कर रहे हैं तो उस पर उसके काउंटर में भी आप कुछ ऐसा चैलेंजिंग लेकर के आओ, काउंटर ऑफेंसिव, यानी कि कॉम्पिटिटर अगर कोई प्रोडक्ट लेकर के आया है तो आप उसे चैलेंज देता हुआ कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ आप स्पेशलाइज चीज़ कर रहे हो, कुछ डिफरेंट चीज़ कर रहे हो कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो डिफरेंट चीज़ कब करोगे, जब आप अकेले मार्केटर होगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, आप तो मार्केटर नहीं हो, आप तो मार्केट
फॉलोअर हो, यानी कि दूसरों को फॉलो करने वाले, तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे? काउंटरफिटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे, जिसमें दूसरों के आइडियाज़ को चुराया जाता है, कॉपी किया जाता है। डन। उसके बाद टेली मार्केटिंग है। टेली मार्केटिंग यानी कि फ़ोन पे मार्केटिंग करनी है, जिसमें मीडिएटर्स नहीं होंगे। जो एक मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचेगा टेलीफोन के थ्रू, तो क्या हो गई? डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। डन। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीज़न दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मार्केटिंग जो है उसकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल होती है। मार्केटिंग जो होता है वो बेसिकली कंज्यूमर को क्रिएट करता है ना। मार्केटिंग जो होता है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, कंज्यूमर को क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस रीज़न की वजह से मार्केटिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन प्लेस करती है, ऑक्यूपाई करती है। तो दोनों ही ठीक हो गए स्टेटमेंट, बोथ आर ट्रू। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग किया जाता है। मैंने आपको प्रोसेस करवाया था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जिसके अंदर क्या किया जाता है? प्रोडक्ट को नहीं टेस्ट करना, अभी इस प्रोडक्ट तो बनाया ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाया है। जो आपका आइडिया था उसको आपने कॉन्सेप्ट में डेवलप किया, कॉन्सेप्ट में डेवलप करके उस कॉन्सेप्ट की आपने एक टेस्टिंग कर दी, एक लिमिटेड से एरिया में कस्टमर्स के को आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों के पास टेस्टिंग कर दी। तो उसके बाद जो है अब क्या करोगे? वहाँ पे प्रोडक्ट पास हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? मार्केटिंग के जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो डेवलप की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को एनालाइज किया जाएगा, देन प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, देन टेस्ट मार्केटिंग आएगी। पूरे एक लिमिटेड से एरिया में प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना, तो प्रोडक्ट को टेस्ट करवाया जाता है वो टेस्ट मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करवाया जाता है वो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। लॉजिकली सीक्वेंस करना है ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की, यहाँ पर स्टेजेस दी हुई हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये तो पीएलसी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल है, इनडायरेक्टली पूछा वही गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको लॉजिकली सीक्वेंस कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा? स्टार्टअप ही होगा, है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? धीरे धीरे जो है वो सर्वाइवल वाली स्टेज पे आओगे, धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होगे, देन उसके बाद आप एक्सपैंड करोगे, है ना। पहले क्या हुआ? स्टार्टअप हुआ, देन उसके बाद आप सर्वाइवल पे आए, सर्वाइवल के बाद आपने धीरे धीरे एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, आप ग्रो किए। उसके बाद जो है अभी आप मेच्योर स्टेज पे पहुंच गए हो, आपने अच्छे से एक्सपैंड भी कर लिया, देन फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी चौथी स्टेज आने वाली, डिक्लाइन वाली, तो उससे पहले ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं कि अपन जो है वो चौथी वाली स्टेज पे ना जाएं। तो आप कंसोलिडेशन के बारे में सोचते हो सकता है आप थोड़े वीक हो, आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से मर्जर की बात करते हो, उनको बोलते हो कि आप आपस में मर्ज कर लेते हैं, इससे जो है वो कंपटीशन अवॉइड हो जाएगा। तेरे पास ये प्लस पॉइंट है, मेरे पास ये प्लस पॉइंट है ना, तेरे पास पैसा है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो आप क्यों ना मर्ज हो जाए ताकि अपने दोनों की डिक्लाइन स्टेज ना आए। तो कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद लास्ट में क्या होगा? डिक्लाइन आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन हो ही हो, सीधा एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद डायरेक्टली जो है डिक्लाइन भी आ सकता है। कोई फॉर्म ऐसा सोच लेती है कि कंसोलिडेट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका 4th। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या हुआ है? असर्शन दिया हुआ है, रीजनिंग दिया हुआ है, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं सही है। पहले हम यहाँ पर रीज़न वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीज़न वाली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर है, नॉर्मली क्या लेकर के चलते हो आप एज अ कंज्यूमर? अपना एक लिमिट सेट कर लेते हो कि इससे सस्ता प्रोडक्ट नहीं खरीदना, है ना, इससे कम प्राइस नहीं खरीदना और इससे ज़्यादा प्राइस नहीं लगाना। आप एक बजट लेकर के चलते हो, आप एक कपड़ा लेने गए हो तो 2000 से लेकर के 4000 के बीच में मेरे को ये सूट परचेज करना है, 2000 से कम का नहीं खरीदना। कम का होगा तो वो हो सकता है कि इंफीरियर क्वालिटी का हो, और 4000 से ज़्यादा भी नहीं लगाना है ना, इतना तो जो है वो वर्थ इट नहीं होगा पैसा लगाना। तो कहीं ना कहीं आप एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट करके रखते हो जी, बिल्कुल करके रखते हो। तो ये रीजनेबल स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट हो गई कि नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं असर्शन पे। असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि परचेज डिसीजन जो होते हैं वो इस चीज़ पे बेस नहीं होते कि कंज्यूमर कैसे परसीव कर रहे हैं, इस चीज़ पे बेस होते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस, मार्केटर ने जो है बता दिया कि आपको ये प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परसीव कर लोगे। ऐसा नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जब भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेने जाता है, परचेज करने जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना एक माइंड सेट बना होता है कि मेरे को ये मेरा बजट है, मुझे इससे कम का नहीं खरीदना, मुझे इससे ज़्यादा का नहीं खरीदना, है ना। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर ये लेकर के चलते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी है। नॉर्मली जो परचेज डिसीजन होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी बेस्ड होते हैं कि कस्टमर कैसे परसीव कर रहा है प्राइसेस को। कस्टमर 1000 रुपये वाले प्रोडक्ट को महंगा ले रहा है या सस्ता ले रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी, दूसरी सही होगी। सही आंसर हो जाएगा ए।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर क्या कुछ नहीं आता। मैंने इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स बताए थे, जिसके अंदर इंटरनल मार्केटिंग भी आती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी आती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आती है, बट फाइनेंशियल मार्केटिंग नहीं आती है। तो बाकी तीनों एक्सक्लूड कर दो, बाकी तीनों तो आती ही है ना, फाइनेंशियल नहीं आती है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है, लो प्राइस्ड प्रोडक्ट ही बिकते हैं रूरल इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ लो प्राइस्ड बिकते हैं। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। रूरल कंज्यूमर्स जो हैं होमोजीनियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं भाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं अलग अलग होते हैं, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं गांव में, रूरल एरियाज में, तो होमोजीनियस नहीं होते। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। आगे चलते हैं। मार्केटिंग प्लान है, क्या प्रोवाइड करता है, विजन प्रोवाइड करेगा कि फ्यूचर में हमें क्या बनना है ना। साथ ही साथ जब भी आप एक प्लानिंग करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि फ्यूचर में हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो विजन एंड डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, किन में से, ऑल ऑफ दीज में से डिफरेंट है, क्योंकि बेसिकली कॉमर्स, अगर हम लोग कॉमर्स की बात लेकर के चलें तो कॉमर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होगी कि लाइक गुड्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, यानी कि कॉमर्स किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है ना, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की जाएगी, तो मार्केटिंग तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती ना। मार्केटिंग एक अलग चीज़ होगी, मार्केटिंग एक अलग एक्टिविटी होगी जिसका कॉमर्स या अकाउंटिंग से लेना देना नहीं है, तो इस सभी से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और वो ऐसा चैनल अडॉप्ट कर रही है जहाँ पर बहुत सारे रीसेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, अपने एजेंट्स हैं, अपने रिटेलर्स हैं, सब कुछ हैं, तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला है। मैच द फॉलोइंग में क्या बोल रहा है कि ना चैनल मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, बट ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट भी कम है और मेंबर्स भी जो है वो इसके अंदर अपना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दोनों ही चीज़ें कम है, तो कहीं ना कहीं वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, डिक्लाइन कैटेगरी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। डिक्लाइन स्टेज वही स्टेज होती है ना जहाँ पे कुछ करने का फ़ायदा नहीं होता है, ना तो ग्रोथ होती है, साथ ही साथ जो बेसिकली एफर्ट्स होते हैं, जो चैनल मेंबर्स लगा रहे हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो भी कम है, तो दोनों ही चीज़ें डिक्लाइन में चली जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे, जहाँ पर क्या है, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना चैनल मेंबर्स, वो तो ज़्यादा है, मतलब सभी अपना अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वैल्यू एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो भी रही है वैल्यू एडिशन, है ना। बट मार्केट ग्रोथ रेट क्या भी कम है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, चैनल मेंबर्स अपना तो पूरा जोर लगा देते हैं, हाई होता है, बट अभी स्टार्टिंग स्टेज है तो ग्रो इतना नहीं होता, धीरे धीरे ग्रो करेगा ना, है ना। तो वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन स्टेज हो जाएगी। उसके बाद सी पे चलते हैं, दैट इज जो चैनल मेंबर्स हैं वो भी अपना कम जोर लगा रहे हैं, वो भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ ग्रोथ रेट बहुत अच्छा खासा है। ग्रोथ रेट क्या है, अच्छा खासा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी, दैट इज मैच्योर स्टेज हो जाएगा। मैच्योर स्टेज में क्या होता है ना कि जो चैनल मेंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एडिशंस नहीं रहता है, उनकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। इंट्रोडक्शन और ग्रोइंग स्टेज में उनका अच्छा वैल्यू एडिशन रहेगा, बट मैच्योर पर जाते जाते उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है। बट हाँ मैच्योर स्टेज है भाई, अभी थोड़ा फिर भी ग्रोथ रेट अच्छी ही रहती है मैच्योर स्टेज में, तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो सी के साथ थर्ड मैच हो जाएगा। उसके बाद डी पे चलते हैं। डी क्या बोल रहा है, दैट इज मैनेज, जो बेसिकली जो चैनल मेंबर्स हैं वो भी अच्छे से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और मार्केट की ग्रोथ रेट भी, दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है, तो वो किस में होता है, वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, ग्रोथ स्टेज में होता है, जहाँ पर जो बेसिकली मेंबर्स हैं वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और वो वैल्यू एडिशन हो भी रही है, एफर्ट्स कर भी रहे हैं और एफर्ट्स का फ़ायदा भी मिल रहा है, प्लस ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो उसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, पीटर एफ ट्रकर है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो कैसा रिलेशनशिप होगा, नॉर्मली क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं सेलिंग को अच्छा बनाने के लिए, राइट, सेलिंग को सुपरफ्लुअस बनाने के लिए, सेलिंग को और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए ही तो मार्केटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मार्केटिंग एक वाइड टर्म होती है जिसका एक छोटा सा पार्ट होती है सेलिंग, है ना, मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है दो, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं सही है वो बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एक जो है आपने एक मार्केटिंग चैनल जो है वो डिसाइड कर लिया है यहाँ पर, और आपने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग भी की है, तो ये दोनों आपस में अलाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने फॉर एग्जाम्पल टारगेट कर लिया यहाँ पर रूरल एरियाज़ के कस्टमर को टारगेट कर लिया, है ना, और वहाँ पे आप
चैनल के थ्रू पहुंच ही नहीं पा रहे, ना तो आप कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू पहुंच पा रहे हो, ना ही आप वहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं, कोई रिटेलर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू भी नहीं पहुंच पा रहे, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भी नहीं पहुंच पा रहे। तो टारगेट आपने कर लिया यहाँ पर रूरल एरियाज़ के कस्टमर्स को, तो आपस में अलाइन किए, मैच किए, कनेक्ट किए, नहीं ना तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो वो अलाइन करने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, दैट इज मार्केटिंग चैनल में क्या होता है, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है, सारे के सारे मिलके ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाना है, कंजप्शन के लिए उसको अवेलेबल करवाना है, उन तक पहुंचाना है। ये सारे के सारे मिलके यही काम तो करने के लिए बैठे हैं, है ना, यही काम तो करने के लिए साथ में हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। आगे चलते हैं, सब कल्चर का कौन सा यहाँ पर बेस्ट जो है वो डिनोट कर रहा है, बेस्ट इलस्ट्रेशन है। बेसिकली मैंने आपको बताया था सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कल्चर को कंसीडर किया जाता है, क्या धर्म है, क्या रिलीजन है, इस चीज़ को, है ना। तो बाकी चीज़ें जो है वो कल्चर के साथ कनेक्ट नहीं करती है, मेनली रिलीजन यहाँ पर कनेक्ट करेगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो एक मार्केटिंग मैनेजर होता है वो बेसिकली सारी के सारी यहाँ पर जिम्मेवारी अपनी निभा रहा है कि सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना उनको आपस में इंटीग्रेट करना है, उसको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। तो वो बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसेस ही तो है ना, ये क्या है, एक प्रोसेस ही तो है, मैनेजमेंट प्रोसेस ही तो है। एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहा है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस करते हुए वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है, जिसके अंदर वो अपने सारे के सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफेक्टिव सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया बताना है। जैसे मैंने आपको इफेक्टिव सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया बताए थे भी, हाँ भी ऐसा क्राइटेरिया सिलेक्ट करो, ऐसे सेगमेंट सिलेक्ट करो कि कल को जाके आप उस जो मार्केट सेगमेंट्स है उसके रिजल्ट को इवेल्युएट भी कर पाओ, है ना। तो बेसिकली जो इफेक्टिव सेगमेंटेशन रहता है वहाँ पे आप उसके साइज़ को जो रिजल्टिंग सेगमेंट आया उसके साइज़ आप देखते हो, मतलब उतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए। मैंने आपको सब्सटेंशियल बताया था, एक क्राइटेरिया होता है जब भी आप सेगमेंट सिलेक्ट करते हो, तो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जो सब्सटेंशियल हो, यानी कि जिसका साइज़ अच्छा खासा हो, जिसको आप मेजर कर सको क्वान्टिफिएबल टर्म्स में, जिसके आप कल को रिजल्ट्स को मेजर कर सको, जिस तक आप पहुँच सको, एक्सेस कर सको। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, क्राइटेरिया हो गए कि नहीं हो गए सेगमेंट के। कौन सा नहीं हुआ है, नॉट बताना है, तो पेरिशेबिलिटी तो कहीं से लेना देना ही नहीं है इसका, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, रिटेल सप्लाई चैन है, एक सप्लाई चैन है, मैन्युफैक्चर होंगे वो होलसेलर को देंगे, होलसेलर रिटेलर को देंगे, तो ये तीनों ही आएंगे। रेगुलेटर्स का तो क्या ही काम सप्लाई में, है ना, तो इसका डी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं सभी पार्टीज़ के साथ, चाहे वो कस्टमर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ताकि एक उन्हें सेटिस्फाई कर सके, एक लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस बेसिकली उन्हें रिटेन कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन किए जा रहे हैं तो रिलेशनशिप मार्केटिंग होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस है, इसकी स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाना है, तो लगा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मार्केट के बारे में क्या की जाएगी, रिसर्च की जाएगी, मार्केट क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ चल रहा है, रिसर्च करेंगे। देन उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाएगी, देन मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड किया जाएगा कि क्या कुछ रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, क्या कुछ टूल्स रहेंगे, वो सारा मार्केटिंग मिक्स डिसाइड कर लिया। देन जो भी हमने प्रोग्राम्स यहाँ पर प्लान किए हैं उसको फाइनली क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद एट लास्ट उसको इवेल्युएट किया जाएगा कि हाँ भी हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कंट्रोल एंड इवेल्युएट किया जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग पे मैच करना है, कर देते हैं जी। सबसे पहले तो है दैट इज रमज़े प्लानिंग प्राइसिंग है। इसमें क्या होता है ना, ये कौन सी टेक्निक होती है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो ये वो प्राइसिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, रमज़े प्राइसिंग में क्या किया जाता है कि जो कस्टमर्स ज़्यादा दे पा रहे हैं, ज़्यादा प्राइसेस दे पा रहे हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज करना, जो कस्टमर कम प्राइसेस दे पा रहे हैं उनसे कम चार्ज करना। सिंपल एक ही चीज़ होती है, यानी कि जिन कस्टमर की प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई, इसको ध्यान से सुनना, हाई प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि वो प्राइसेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, हाई प्राइस इलास्टिसिटी है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे कम प्राइस चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे उल्टा करेंगे। जिनकी हाई प्राइस इलास्टिसिटी है उनसे कम चार्ज करो, है ना। और वहीं अगर हम दूसरा केस लेकर के चलें, जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम है
कम है, लेस इलास्टिक है, यानी कि उन्हें प्राइसेस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कितना मर्जी प्राइसेस हो, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, कम है, तो उनसे फिर ज़्यादा चार्ज करेंगे। जब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो उनसे ज़्यादा चार्ज कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी इनवर्सली रिलेट कर गई कि नहीं कर रही, अपोजिट तरीके से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यही तो रैमजे प्राइसिंग बोलता है, दैट इज कि जो प्राइस डेविएशन होता है, यानी कि जितना भी आप मार्जिन लेकर के चल रहे हो वो ज़्यादा लेकर के चलोगे, ज़्यादा लेकर के चलोगे अगर प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर आप जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप प्राइस डेविएशन को क्या लेकर के चलोगे, तो प्राइस डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बाकी सारे सिंपल से हैं। स्कीमिंग है, स्कीमिंग के अंदर क्या होता है, जो इनिशियल प्राइसिंग होता है वो ज़्यादा सेट किया जाता है, हाई प्राइस सेट किया जाता है जब एक फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोस्ट प्लस प्राइसिंग है। कोस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होगा, फुल कोस्ट यानी कि जितनी भी कोस्ट आ रही है सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, उसके अंदर जितना भी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जितना भी हमें मार्जिन ठीक लगता है हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। पेनिट्रेशन में क्या होता है, लो प्राइसेस सेट किए जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जो ऑनगोइंग प्राइस है उससे थोड़ा सा कम सेट किए जाते हैं ताकि मार्केट में एंटर कर सकें। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 58 क्वेश्चन पे। ऑलरेडी हमारे 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे, और कितने करेक्ट हुए हैं कितने नहीं हुए ये भी आप खुद को यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हो, है ना। और जिसने भी अभी तक मार्केटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो मार्केटिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। प्लस जिसने और यूनिट्स करने हैं लाइक अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारे जो जितने भी यूनिट्स हैं इसके ऑलरेडी मैंने मैराथन वीडियोस डाल रखे हैं। सबका जो लिंक है ना टेलीग्राम का जो प्लेलिस्ट है उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड सेकेंडली जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है इंटरव्यू का, जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंड सम अदर यूनिवर्सिटी का, तो वो कैसा इंटरव्यू होता है, क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा मैंने कंप्लीट कवरेज दिया है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बैक टू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एग्जामिन करने के लिए कि जो कंपनी है वो बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि नहीं उठा रही है, बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठा रही है कि नहीं उठा रही है, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो मार्केट है, प्रोडक्ट है, चैनल है, हर एक एस्पेक्ट में वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि नहीं उठा रही है। तो किस टाइप का मार्केटिंग कंट्रोल हो गई, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, नॉर्मली प्लानिंग में क्या किया जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कुछ चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ इन्वायरमेंट है, क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एडवांटेजेस हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर प्लान की जाती है, प्लस इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। सो एट द एंड ये जो भी हमने प्लान किया, सब कुछ किया है, अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं, क्या कुछ होता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग परस्यू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ तो देखनी है। तो ये चीज़ एट द एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में ही देखी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज हैं जो सारी की सारी जो है आपको मिल रही है, कहाँ पे मिलती है, मेटा मार्केट में मिलती है। मेटा मार्केट ना बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, आप एक मार्केट में गए हो जहाँ पे आपको गाड़ी भी मिल रही है ना, एक शॉप पे आपको गाड़ी मिल रही है, दूसरी शॉप पे जो है आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपको वहाँ पर गैराज में मिल रहा है, स्पेयर पार्ट्स की अलग से शॉप है तो वहाँ पे आपको आपकी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं, पेट्रोल पंप भी साथ में ही है ना, मतलब पेट्रोल वगैरह डलवाना है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक ऐसी मार्केट जहाँ पर वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज दिए जाते हैं इकट्ठे करके, जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ किए जाने वाले, यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो जब आपको एक ही मार्केट में सारे मिल जाते हैं तो उस मार्केट प्लेस को क्या बोला जाता है, मेटा मार्केट बोला जाता है। डन। चलिए आगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली जो है वो क्या देगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, उसको मैच करना है। यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दे रखा है, एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग इसको मैच करना है। तो जैसे मैंने आपको ना टाइप्स बताए थे मार्केटिंग के वीडियो में कि एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रिंट मीडिया आ जाता है ना, प्रिंट एडवर्टाइजिंग आ जाती है। तो प्रिंट में क्या होते हैं, ब्रोशर्स हो गए या बुकलेट्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली ए को मैच कर देंगे जी सेकंड के साथ। सेल्स प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव्स जो की जाती हैं उसके अंदर मैंने आपको कॉन्टेस्ट बताए थे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है कॉन्टेस्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, ये ब्लॉग्स में आपने ना देखा होगा, जैसे यूट्यूब है मान लो
यूट्यूब पे ना ब्लॉग्स डालते हैं बहुत सारे लोग, तो ब्लॉग्स डालते डालते वो कई बार अपने ब्लॉग्स के अंदर जो है वो प्रमोशन कर देते हैं प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी की प्रमोशन कर दी है ना, तो वो क्या होगा, एक तरीके से वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो गया है ना। पेड रहता है ये ऑब्वियसली, अगर आप प्रमोशन कर रहे हो सकता है ना भी पेड रहे, कोई दोस्ती यारी में भी कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता है। उसके बाद पर्सनल सेलिंग है। पर्सनल सेलिंग यानी कि सेल्स पर्सन है जिसके साथ सेल्स मीटिंग कंडक्ट की जाएंगी, और यहाँ पर सेल्स पर्सन से कनेक्टेड हो गया, तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएलसी की स्टेजेस है। पीएलसी की स्टेजेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंट्रोडक्शन होती है, देन ग्रोथ होती है, देन मैच्योरिटी होती है, देन डिक्लाइन होती है। बस ये 4 स्टेजेस होते हैं। एक्सेसिबल एंड एटीट्यूड का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस कितनी एक कंपनी कैरी कर रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको विड्थ बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना प्रमोशन मिक्स के अंदर कि कितनी प्रोडक्ट लाइन है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, फ्रिज है, सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो कितनी कैटेगरीज बना रही है प्रोडक्ट की, है ना। तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट लाइंस का जब हम टोटल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, ठीक है। 4 लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं, 6 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हाई नहीं रहेगी। तो नॉर्मली आप देखो कि अगर ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर उसका अच्छा खासा पैसा लगने वाला, अगर आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो या रूटीन के कुछ भी प्रोडक्ट आप लेने गए हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, है ना। वहीं अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्कूटी लेनी है, मेरे को लैपटॉप लेना है, मेरे को 50-60 हज़ार लाख रुपए तक खर्च करना है, तो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे तो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि उसको ऑल्टरनेटिव्स की इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो वहाँ पर भी फिर वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सोशल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाएगा कंज्यूमर, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़्यादा रहेगी। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज़ कोई ऐसा प्रोडक्ट उसे लग रहा है कंज्यूमर को जिसके अंदर उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी ये मेरे को बेनिफिट ही नहीं देगा, इसके अंदर वो पोटेंशियलिटी नहीं है कि मेरे को बेनिफिट दे सके, है ना। तो फिर उसमें फिर कंज्यूमर क्यों ही इंटरेस्ट दिखाएगा, क्यों ही वो इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐसे टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिनकी कंज्यूमर क्या करता है, क्वालिटी देखेगा, स्टाइल देखेगा, प्राइसेस देखेगा, और परहैप्स स्टाइल्स, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उसका स्टाइल देखता है। तो वैसे शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, शॉपिंग गुड्स होते हैं जिसके अंदर कंज्यूमर, अगर आप कपड़े लेने गए हो, शूज़ लेने गए हो, कुछ भी है ना, ऐसी चीज़ें आप लेने जाते हो, तो क्वालिटी प्राइस के साथ साथ आप स्टाइल को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते हो, तो वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिकली ऐसे ही प्रैक्टिस, जैसे ना आपने देखा होगा कि आप ऑर्डर करते हो, जोमेटो पे आप ऑर्डर करते हो तो पैकेज होते हैं, है ना, और कि जैसे आपको बर्गर भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी, फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएंगी, सारे के सारे आपको पूरे जो है वो 5-6 प्रोडक्ट जो है वो एक ही पैकेज में 500, 600, 700 में ऐसे करके प्राइसेस उनके सेट किए होते हैं, तो इसमें आपको पूरा पैकेज मिल रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बंडलिंग बोलते हैं, मतलब पूरा एक बंडल बना दी, पूरी एक टोकरी बना दी। देन उसके बाद सेपरेट जो है वो प्रोडक्ट के सेपरेट प्राइसेस चार्ज करने की बजाय सेपरेट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा एक पैकेज में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसका सिंगल प्राइस सेट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बंडलिंग। डन। चलिए, फैमिली कौन होती है, फैमिली तो सबसे पहला रेफरेंस ग्रुप होती है ना। फैमिली जो होती है बेसिकली, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो फैमिली की क्या चॉइसेस हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनका क्या बजट है, ये सारी चीज़ें तो आप सबसे पहले देखोगे, तो वो प्राइमरी पे आती है। डन, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेल्स प्रमोशन की एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टेक्निक होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स प्रमोशन 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करके चलता है। सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव टेक्निक्स चलती हैं जिसके थ्रू एक शॉर्ट टर्म सेल्स को बूस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म डिवाइस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्केटर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कट कर रहे हैं। किस तरीके से कट कर रहे हैं, कंज्यूमर को ही अपनी क्रिएटिव टीम मान रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब बोलते हैं कि हाँ भी कंज्यूमर ही हमारे कस्टमर्स हैं, वही हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, वही हमारी क्रिएटिव टीम भी है। तो कहीं ना कहीं जब मार्केटर अलग से एम्प्लॉयज़ हायर करने की बजाय ये देखता है कि हाँ भी मैं कुछ एक एक्सपर्ट्स को हायर कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत खुद सर्वे करूँगा, तो कंज्यूमर से उनका फीडबैक लूँगा, उनके सजेशंस लूँगा, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको देखूँगा, उसके बेसिस पे
उसके बेसिस पे मैं प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजिंग को, हर चीज़ को डिज़ाइन करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, सब कुछ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहली बात तो वहीं खर्चा बच जाएगा, दूसरी बात अलग से बंदे नहीं रखने पड़ेंगे, है ना। तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं। क्राउड सोर्सिंग मतलब अभी देखो कंज्यूमर 1 2 4 तो नहीं होते ना, कंज्यूमर तो भर भर के लाखों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्राउड सोर्सिंग हो जाएगा। डन। आगे हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या है कि सेट किया प्राइसेस, क्या किया है, सेट किया प्राइसेस पहले, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट डेवलप किया। फॉर एग्जांपल जो है आपने यहाँ पर सेट कर लिया कि मेरे को तो जो प्रोडक्ट है ना वो 100 रुपीज़ में बेचना है, ठीक है, कितने में, 100 रुपीज़ में बेचना है, इससे ज़्यादा का मेरे को प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेचना है। देन उसके बाद मैं किस तरीके से अब मैं प्रोडक्ट बनाऊँ, 70 में बनाऊँ, 80 में बनाऊँ कि जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्राइसिंग प्रैक्टिस को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। प्राइस सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम जो प्राइस है, एक मैक्सिमम जो लिमिट है वो सेट कर दी जाती है। देन उसके बाद उसी प्राइसेस के अंदर रह करके प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया जाता है कि प्रोडक्ट भी बन जाए, खर्चा भी कम आए और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाए, है ना। तो पहले प्राइसेस सेट किए, मैक्सिमम लिमिट सेट की, इसके अंदर एक और होता है दैट इज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर में क्या होता है, मिनिमम प्राइस सेट किया जाता है, लोअर लिमिट सेट की जाती है। प्राइस सीलिंग में अपर लिमिट सेट की जाती है। डन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स के अंदर जो है बेसिकली कम्युनिकेशन सिचुएशन दे रखी है। नॉर्मली कोई भी एक मार्केटर है, जब भी वो कम्युनिकेट करता है, अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उसके अंदर अवेयरनेस जगाएगा, है ना। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, अवेयरनेस जगाएगा, उसको नॉलेज देगा कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। देन उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा लाइक करवाना शुरू करेगा, उनको ऐसे ना बढ़िया बढ़िया से फीचर्स जो हैं, बेटर फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, वो दिखा करके हाईलाइट करके उनको लाइक करवाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर्स जो है वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने प्रेफर करना स्टार्ट किया, देन उसी मौके पे चौका मार के उन्हें कन्विंस कर लिया कि हाँ भी प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। उसके बाद कन्विंस करने के बाद फाइनली वो परचेज कर लेंगे। डन। सही आंसर 4th। चलिए आगे हम चलते हैं। दैट इज यहाँ पर पीस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वारंटी दी जाती है, प्राइस के अंदर उधार यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, प्रमोशन के अंदर पर्सनल सेलिंग इसका एक टूल होता है। उसके बाद प्लेस फैक्ट्री से रिलेट करता है ना, फैक्ट्री से प्रोडक्ट कैसे लेकर के जाना है कंज्यूमर तक, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर अगर वल्गैरिटी है या फिर इसके अंदर कोई ऐसे क्लेम्स हैं जो फॉल्स हैं, सही नहीं है, मिस हैंडलिंग क्लेम्स हैं, मिस रिप्रेजेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें एथिक्स के अगेंस्ट चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। नॉर्मली एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई, जो बोलते हैं कि हाँ भी एडवर्टाइजिंग के अंदर ऐसा कुछ भी मत करो कि जो फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो या वल्गैरिटी हो, है ना। तो ये एथिक्स के अगेंस्ट चली जाएगी, डू नॉट मैच विद एथिक्स। देन चलिए इनमें से कौन सा ऐसा जो है बेसिकली पार्ट नहीं है प्रमोशनल मीडिया का। पब्लिकेशंस होते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस दे दी या किसी कहीं पे भी आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, प्रिंटिंग हो गया या फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ये तीनों क्या है प्रमोशनल मीडिया में आएंगे। कॉस्ट तो एक अलग ही चीज़ होगी, खर्चा हो गया ये तो प्रमोशन पे, तो कॉस्ट जो है वो आपस में रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कौन सा टाइप नहीं है। प्रोडक्शन भी आता है उसमें, सेलिंग भी आता है उसमें, सोशल मार्केटिंग भी आता है, तीनों ही कॉन्सेप्ट हैं। सप्लायर नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा बनता है बेसिकली, कौन सा ऐसा पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट उनको जो है वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली नहीं बेचना। व्हेन दे डू नॉट सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूज़र्स, मतलब वो अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं बेच रहे हैं, स्टिल वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ऐसे तो एक ही है भाई, होलसेलर, है ना। जो होलसेलर्स होते हैं बेसिकली, रिटेलर तो अभी डायरेक्टली कस्टमर को ही देते हैं, है ना, या कुछ और मीडिएटर या कमीशन एजेंट हो गए, वो भी कस्टमर को दे सकते हैं। होलसेलर भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दे सकते कंज्यूमर को डायरेक्टली, बट कंपैरेटिवली जो है वो होलसेलर कम देते हैं। होलसेलर्स मेनली रिटेलर को देते हैं ज़्यादातर, है ना। तो 20 का हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, एक स्टेटमेंट है, दैट इज मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके अंदर कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है एक्सचेंजिंग करके, है ना, एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, लाइक बाइंग एंड सेलिंग एंड सब के थ्रू। किसने दी थी स्टेटमेंट? फिलिप कॉटलर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि विच कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के ऊपर फोकस करता है, तो वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। बाकी सारे लाइक एंटिटी या ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो अपनी एंटिटी पे फोकस करेंगे, अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये मॉडर्न में नहीं आता है।
कस्टमर ओरिएंटेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रमोशन मिक्स है, उसके अंदर ये सारे ही टूल्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सब कुछ आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्केटिंग मिक्स है जिसके अंदर 4 पीस कवर किए जाते हैं। कौन कौन से 4 पीस होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना, ये चारों के चारों इसके अंदर पीस रहेंगे। दैट इज ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़े मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम के लिए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो उनको तो बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं इतना ज़्यादा पता रहता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ ईजी क्वेश्चन भी डाले हैं, मीडियम भी डाले हैं, प्रीवियस ईयर के भी डाले हैं, प्लस साथ ही साथ कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो हर एक टाइप का मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसीलिए डाला है ताकि ये मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट दे सके ये वीडियो। अगर एकदम से आप फर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके सामने टफ क्वेश्चन सारे ही टफ होंगे तो आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मैंने कुछ ईजी क्वेश्चन ताकि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरीज है कस्टमर्स की जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं और वो केयरफुली जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज को सर्च करते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती है उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं। वो कौन से होते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। उससे पहले कौन से होते हैं ना? इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो एकदम से मान लो जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में वैसी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये नहीं देखते वो सही है नहीं सही है, कुछ भी नहीं देखते, जस्ट डायरेक्टली बस ये टेक्नोलॉजी साथ साथ उसको क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, तो वो इनोवेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स में कौन आ जाते हैं? बेसिकली वो ओपिनियन लीडर्स आ जाते हैं जो केयरफुली थोड़ा बहुत सर्च करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज को, अगर उन्हें अच्छी लगेगी देन वो उसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस जो बायर्स हैं वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। साइकोग्राफिक यानी कि जो बेसिकली ऐसे इसके अंदर सारे बेसिस आ जाएंगे, फैक्टर्स आ जाएंगे जो साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक पर्सन के वैल्यूज़ क्या हैं, उसके लाइफस्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है ना। तो बेसिकली कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो पर्सन की साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर वो सारे बेसिस आ जाएंगे। तो बेसिकली इन पांचों में से दो ही दिख रहे हैं, दैट इज लॉयल्टी, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। ठीक है, एक पर्सन की क्या लाइफस्टाइल है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर बी एंड डी हो जाएगा। जो बाकी की सारी चीज़ें हैं कि वो कितने लॉयल हैं, कितने स्विचर्स हैं, या कितने वो यूज़र स्टेटस यानी कि बेसिकली कितना वो यूज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, या एकदम से बायर रेडीनेस यानी कि एकदम से वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल में आती है। किसमें? बिहेवियरल में आती है। मैंने आपको सेगमेंटेशन के अंदर बताया था। उसके अलावा जो साइको है, साइकोग्राफिक में साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स आ जाएंगे, उसका लाइफस्टाइल और उसकी वैल्यूज। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे के सारे मार्केटिंग एफर्ट्स का सारा जो कंसंट्रेशन है, जोर है, वो एक ही स्मॉल बट वेल डिफाइंड सेगमेंट के ऊपर लगा दे। ये मैंने आपको बताया था, दैट इज इसको निश मार्केटिंग बोलते हैं। निश मार्केटिंग में क्या होता है ना कि सारे के सारे एक्टिविटीज़ जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स है वो एक वेल डिफाइंड स्मॉल और वेल डिफाइंड सेगमेंट जिसकी जो बेसिकली नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं इतना इफेक्टिवली पूरा कर पा रहा, तो उस पर जब आप कंसंट्रेट करते हो दैट इज कॉल्ड निश मार्केटिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रांड क्या होता है? बेसिकली प्लान तो नहीं होता, कॉस्ट भी नहीं होती, क्वालिटी भी नहीं होती, तो बचा क्या? डी, दैट इज किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का नेम ब्रांड हो सकता है। आगे चलते हैं। बेसिकली इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन रहता है? तो कस्टमर को वैल्यू कब प्रोवाइड होती है? कस्टमर बहुत ज़्यादा पीक लेवल वाला कब सेटिस्फाई होता है? जब उसको एक प्रोडक्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, सही प्राइसेस पे भी मिल रही है, प्लस अच्छी सर्विसेज भी मिल रही है। तो ये तीनों ही चीज़ें मेनली कस्टमर बेसिकली ये तीनों चीज़ें चाहता होता है, तो उस टाइम पे उसको कस्टमर की वैल्यू जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली बी सही आंसर हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है वो सेटिस्फेक्शन से भी बड़ा जो लॉन्ग रन में जो बेनिफिट देता है दैट इज कस्टमर वैल्यू। मतलब कस्टमर को एक सुपीरियर वैल्यू वहाँ पर प्रोवाइड होती है जहाँ पे उसे सब कुछ मिलेगा, क्वालिटी, सर्विस, प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग मिक्स का, जिसके अंदर क्या किया जाता है? केयरफुली प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस को डिसाइड किया जाता है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस की जितनी भी स्ट्रेटेजीज रहती हैं प्लस पॉलिसीज रहती हैं उसको डिसाइड किया जाता है ना। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रांड के अंदर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, ब्रांड मतलब कोई नेम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज मार्केटिंग जो होता है एक नया वे है टास्क को परफॉर्म करने का, है ना। और यहाँ पर यूज़ किस
क्या कर रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए तरीके से यहाँ पर मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, किसमें, ऑनलाइन मार्केटिंग में, है ना। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज हाईली फर्म सेंट्रिक। पहली बात तो यहाँ पर फर्म सेंट्रिक ही आ गया। फर्म सेंट्रिक मतलब वो कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो पुराने टाइप के मॉडल्स थे, कन्वेंशनल मॉडल्स, यानी कि पुराने टाइप के मॉडल्स जो फर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, है ना, खुद पे ज़्यादा फोकस करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, फर्म सेंट्रिक है। याद हो तो ना, मैंने आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स करवाए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि इनोवेशंस कैसे करनी है, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस कैसे करनी है। अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस कर लेंगे, हम तो कंपटीशन जीत ही जाएंगे, है ना, सब कुछ ही कर ही लेंगे, जीत ही जाएंगे। तो वहाँ पर कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। फर्म जो है वो अपने तरीके से ये सोच रही है कि हम थोड़े बहुत इनोवेशंस कर देते हैं प्रोडक्ट में, इससे हम कंपटीशन में जीत जाएंगे, है ना। तो वो अपने तरीके से सोच रही है, कस्टमर का नहीं सोच रही है, तो वो कन्वेंशनल मॉडल में आ जाता है। डन। आगे चलते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है, डिमांड वेरिएबल इनमें से कौन सा नहीं है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेगी, डिमांड को खुद कस्टमर अफेक्ट करेगा, यानी कि कहने का मतलब सॉरी, कितनी डिमांड होगी कस्टमर की, कितने क्या है उसकी इनकम है ना, कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर वेरिएबल यहाँ पर आ जाता है। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि कस्टमर कितनी डिमांड कर रहे हैं, प्लस कंपटीशन कितना है वो भी डिनोट करता है कि मार्केट के अंदर क्या होगा, डिमांड कितनी होगी, है ना, अपने प्रोडक्ट की बेसिकली डिमांड कितनी होगी, डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन लेवल क्या है। कॉम्पिटिशन कम है तो ऑब्वियसली सी बात है स्विच करें, कॉम्पिटिशन कम है तो सारी डिमांड अपने पास ही आएगी, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो कॉम्पिटिशन और कस्टमर वेरिएबल तो रहते हैं, बट इन्वायरमेंटल वेरिएबल यहाँ पर नहीं रहेगा, डिमांड में नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सब डिवाइडेशन करेंगे मार्केटिंग का, यानी कि पूरी मार्केट को डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि कौन सी इनमें से ऐसी स्टेज नहीं है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कौन सी स्टेज नहीं है। तो आइडिया सबसे पहले जनरेट किया जाता है ना, उसके बाद जो है बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, उसके बाद बिजनेस को एनालाइज किया जाएगा, देन बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, देन टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी। तो तीनों ही जो है बेसिकली स्टेजेस आती हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, बट सेगमेंटेशन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेगमेंटेशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऑनलाइन नेटवर्क की पावर का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिजिटल जो बेसिकली यहाँ पर टूल्स रहते हैं कम्युनिकेट करने के, या जो बेसिकली डिजिटल इंटरेक्टिव मीडिया रहता है, सोशल मीडिया रहता है, उन सब का यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इंटरनेट का तो यूज़ कर रहे हैं, है ना, या बेसिकली टेलनेट का यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो इनका तो बेसिकली यूज़ किया जा रहा है, दैट्स इट। बेसिकली यूज़ करने के प्रोसेस को इंटरनेट तो नहीं बोलते ना, मतलब ऑनलाइन नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन या जो भी डिजिटल इंटरेक्टिव मीडिया उसको यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए, तो उसको यूज़ करने के प्रोसेस को तो इंटरनेट नहीं बोलते ना, या टेलनेट नहीं बोलते, या सिक्योरिटी तो नहीं बोलते ना, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। डन। आगे हम चलते हैं, बिजनेस को मैनेज करना मतलब उसके फ्यूचर को मैनेज करना, फ्यूचर को मैनेज करना मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, और इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन को जब अच्छे से मैनेज किया जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस का फ्यूचर मैनेज हो रहा है, बिजनेस का फ्यूचर मैनेज हो रहा है, दैट मीन्स बिजनेस खुद मैनेज हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेसिकली यहाँ पर हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन पॉलिसी यूज़ की जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई प्राइस से तो आपको पता लगेगा जाएगा कि स्कीमिंग होती है ना, जब बेसिकली जो स्टार्टिंग में हो जाता है इनिशियल प्राइसेस होते हैं वो हाई सेट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग, है ना। और जहाँ पर प्रमोशनल जो पॉलिसी रहती है, जो प्रमोशंस होते हैं वो भी भर भर के की जा रही है, हाई क्वांटिटी में भारी मात्रा में प्रमोशन की जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, रैपिड स्कीमिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, रैपिड स्कीमिंग हो जाता है। और जहाँ पर प्राइसेस तो हाई सेट किए जाते हैं, बट प्रमोशन जो है ना वो थोड़ी कम की जाती है, लो प्रमोशन की जाती है, तो वो स्लो स्कीमिंग हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हाई है, तो क्या हो जाएगा, रैपिड स्कीमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं होता मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोसेस के अंदर। मार्केटिंग प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर
कौन सा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव भी सेट किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करके उसके बाद मार्केट भी यहाँ पर बेसिकली सेट की जाती है कि किसको टारगेट करना है ना, टारगेट मार्केट की भी सिलेक्शन होती है, मार्केटिंग मिक्स भी जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें मार्केटिंग प्रोग्राम में आ जाएगी। मार्केट का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो तो बात की बात है ना, वो तो बाहर की चीज़ होगी। मार्केटिंग जब प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा तो ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। मार्केट रिस्पॉन्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर है ना, तो वो इसमें नहीं आएगा। डन, आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है। मॉडर्न मार्केटिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो ग्रीन मार्केटिंग है। तीनों मार्केटिंग के बेसिक मीनिंग मैंने आपको मार्केटिंग के वीडियो में बताए भी थे। तो तीनों ही जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग में आजकल के टाइम पे फॉलो की जाती है, पहले नहीं की जाती थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कंट्रोलेबल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, पॉलिटिकल है। ये तीनों ही एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं, एक्सटर्नल में भी मैक्रो में आते हैं ना। तो ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो कंट्रोलेबल एडवर्टाइजमेंट एक मार्केटर के हाथ में होती है, उसको पता रहता है कि हाँ मुझे कम करना है, ज़्यादा करना है, कब एडवर्टाइजमेंट, तो वो थोड़ा बहुत स्विचेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेटमेंट दी हुई है, मार्केटिंग पॉलिसी जो होती है ना, मार्केटिंग पॉलिसी बेसिकली एक जो है वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे एक पता लगता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में कैसा एक्ट करना है, कैसा बिहेव करना है। तो ये हमें मार्केटिंग पॉलिसी से पता लगता है। ये स्टेटमेंट दी किसने थी? ये स्टेटमेंट WJ स्टैंटन यानी कि विलियम जे स्टैंटन ने दी थी। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चलते हैं हम लोग 100th क्वेश्चन पे, दैट इज इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। अभी आप नाम से पता लग रहा होगा इसमें आपको, हम लोग जब पूरी कंपनी की या पूरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कंपनी का मिशन भी बेसिकली लॉन्ग टर्म में सेट किया जाता है, जो बताता तो प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, बट मिशन एंड विजन स्टेटमेंट जो होती है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म में आ जाती है ना। तो तीनों ही चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में आता है। कौन सा फंक्शंस, कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है, कौन से फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो वो फंक्शनल स्ट्रेटेजी में आता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए 100 क्वेश्चन अभी आपके हो गए हैं पूरे, जैसे मैंने आपको बताया था। आई होप इन क्वेश्चन से आपका जो मोटा मोटा मतलब आप देख सकते हो कि हाँ भी जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है यूनिट, पहले हमने वो सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट कर लिया था। 4 आवर्स की लगभग वीडियो बनी थी, तो 4 आवर्स में पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लिया था। देन उसके बाद जो है अभी इन 100 क्वेश्चन से आप देखो तो आपका पूरा का पूरा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो रिवाइज भी हो गया एक तरीके से, और साथ में आपने थोड़ा खुद को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर लिया है ना, सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो गया तो कि आप कहाँ पे कितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जो है वो सिलेक्शन कर पाते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ आपकी चेक हो गई और साथ में रिवाइज भी हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भी देखी अभी मार्केटिंग, तो वो भी अकेले क्वेश्चन भी करने बैठेगा तो भी उसका आधा मार्केटिंग रिवाइज हो जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो हुई है कंप्लीट। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी ज़रूर करिए, तब पता लगता है कि कैसी लगी है वीडियो, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।